दिल्ली घराना द्वारा प्रस्तुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी रहेगी चर्चा। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब। नई दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की होगी समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में। कल 70 सीट पर डाले जाएंगे वोट। जातिगत सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बनेगा तेलंगाना। आज विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम पर करेंगे पूजा। बूटा नरेश सीएम योगी के साथ कुंभ स्नान में लेंगे भाग। महाकुंभ में अब तक 37.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर शुरू हुई चर्चा को ही आज आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। वहीं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्यसभा सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछेंगे। लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अपने बयान में बार बार चीन की बात करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चीन का पैसा खाते हैं, इसलिए नमक का हक अदा करते हैं। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं। जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी उसका शरीयत दे रहे हैं। चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ कानून पर दिए बयान पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश कानून से चलेगा, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। कानून कहेगा वही बकबोर्ड में होगा। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता, देश कानून से चलता है। संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दिए गए अपने बयानों पर घिर गए। राहुल गांधी ने चीन, SC/ST और OBC, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ने, मेक इन इंडिया फेल, बेरोजगारी समेत 6 मुद्दों पर बवाल मचाया और चीन के मुद्दे पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो बातें कही हैं उन्हें साबित करना चाहिए या फिर आसन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, इसलिए जो भी तर्क रखे, भविष्य में भी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो बात को गंभीरता से रखने का प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। नहीं तो इसको श्रीमान राहुल गांधी को आज हम छूट देंगे तो कल को आकर के कोई भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बात बोलेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात रखे 6 पॉइंट्स को वो ऑथेंटिकेट जरूर करना चाहिए, अन्यथा जो उचित कार्रवाई है चेयर की ओर से करना चाहिए। किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि भारत की संसद के अंदर उन्हें जिस तरह से चीन का गुणगान किया, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उन्होंने आचार्य कृपलानी के साथ क्या किया। कृपलानी ने नेहरू के पंचशील सिद्धांत का विरोध किया कि आप तिब्बत को चीन के साथ जाने पर मजबूर कर रहे हैं। आचार्य कृपलानी, सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और यह चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। साथ ही सदन में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आ सकता है। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार हैं। दरअसल भाजपा सांसदों ने कल सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था। दोनों के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण पर कमेंट किया था। भाजपा ने इसे अपमानजनक बताया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां हाल ही के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति के वस्तु स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली में कल 70 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दौरान 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता 699 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधानसभा की सभी 70 सीट पर कल 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिसमें 603 पुरुष, 96 महिला उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होनी है। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन
पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। मतदान को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। मतदान की सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। मतदाताओं को प्रलोभन देकर मत को प्रभावित ना किया जा सके, इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। मादक पदार्थ और गैर कानूनी चीजों की आवाजाही पर प्रशासन की कड़ी निगाह है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सी विजुअल ऐप के जरिए 7,500 शिकायतें मिली, जिनमें कार्रवाई करते हुए 99% शिकायतों का निपटारा किया गया। 2,780 एफआईआर दर्ज की गई और 220 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। इसमें 88 करोड़ की ड्रग, 81 करोड़ रुपए की कीमती धातु की चीजें और 39 करोड़ से ज्यादा की नकदी प्राप्त हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने डी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला से खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 5 तारीख को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अब 5 तारीख को वोट होना है। उसको लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम है और इस दौरान क्या कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए, उस पर बात करेंगे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र यादव जी से। सर, अभी तक का जो 1 महीना आपने बताया बहुत क्रूशल था, आपने ऑन टो काम किया, किस तरह से पूरे चैलेंजेस को फेस किया और आगे की क्या तैयारी? खास बात ये भी कि इस इलेक्शन के दौरान बहुत ही लिमिटेड कॉल और केसेस, जबकि इलेक्शन बहुत फियर्सली कंटेस्टेड है। दोनों तीनों जो मेन पार्टीज़ हैं काफ़ी जोर शोर से उन्होंने कैंपेनिंग की है, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा इंतज़ाम था। साथ में हमें 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगी हुई थी जो एरिया डोमिनेशन चेकिंग में हमारा साथ दे रही थी। तो वो सारी चीज़ें होने से सब जगह इस तरह का माहौल था कि जो कुछ करना है शांतिपूर्वक करना है। पोलिंग स्टेशंस पे हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा, काउंटिंग स्टेशन पे पूरा डिप्लॉयमेंट है। ट्रैफिक को भी वहाँ से हम रेगुलेट कर रहे हैं, काउंटिंग सेंटर से ईवीएम जाने हैं आने हैं। तो सब प्रकार से हमारा डिप्लॉयमेंट भी है, ब्रीफिंग्स भी हो चुकी हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। रविंदर जी, एक चीज़ और देखने को मिले इस दौरान, जो सीज़र हुआ है वो काफ़ी मात्रा में किया है, रिकॉर्ड सीज़र हुआ है, चाहे कैश का हो दूसरी चीज़ों का हो, क्या कुछ फिगर निकल कर क्या? जिस चंद फिगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पिछले इलेक्शन में जो 6 महीने पहले ही हुआ था, उसमें करीब 30,000 लीटर शराब थी। इस बार 1 लाख लीटर से ज़्यादा शराब की जब्ती है। इसी प्रकार 3 करोड़ करीब कैश था पिछले इलेक्शन में जो जब्त, इस बार करीब 11 करोड़ कैश जब्त है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सख्ती से हमने चेकिंग की है और ये सीज़र किए हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत आपने इलेक्शन कमीशन के साथ हेड किया, तमाम वोटर्स को आपने बाहर आने को बोला, ये पूरी पहल भी इस बार काफ़ी लाइमलाइट रही। उसी समय ये एक पहल की थी इलेक्शन कमीशन ने कि ये चुनाव बहुत ही बेहतरीन चुनाव होना चाहिए, जिसमें वोटर को अच्छा लगे, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब वो जाए तो उसको किसी प्रकार की बाधा ना हो, कोई सुविधा ना हो। तो फिर हमारे डीएम्स डीसीपीज ने मिल के इस तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई हैं कि वोटर को एक एक्सपीरियंस हो कि वो खुशी खुशी जाए, कि एक लोकतंत्र का जो उत्सव है या पर्व है उसको मना के आए और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा योगेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। बात उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। सोमवार को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है। विधानसभा क्षेत्र में 255 मतदान केंद्र बनाए गए। 3,70,000 से अधिक मतदाता 10 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की तैयारी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। 5 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन का चुनाव होना है। तो उस संबंध में हमारी और पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन और पुलिस की, इस संबंध में
बताने के लिए ब्रीफिंग रखी गई थी और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको क्लियर करना हमारे वोटर्स के लिए भी ज़रूरी था कि एक बार बीच में बात आई थी कि वोटर पर्ची कम बट रही है, तो उस संबंध में मैंने स्पष्ट किया कि वोटर पर्ची ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके बिना कोई आके वोटिंग ना कर पाए। हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से 12-14 ऐसे डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है और इसके अलावा भी बहुत सारे फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, अपने उसका ऑफिशियली कोई ID कार्ड होगा तो वो सब लेके वो बूथ पे आ सकते हैं और अपने जो उसकी वोटर लिस्ट है उसमें से देख के अपना वोट डाल सकते हैं। 414 बूथ हैं हमारे और इसमें 50% पे वेबकास्टिंग है और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। हमारी FSC SST टीम जो है वो MCC और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको अनुपालन कराने के लिए क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रमणशील हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। फिलेमोन यांग 8 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राजधानी नई दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान यांग का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ भविष्य के समझौते सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना होगा। भारत में रहते हुए फिलेमोन यांग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार मुलाकात और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चर्चा शामिल है। भारत दौरे से पहले फिलेमोन यांग ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में उल्लेखनीय परिवर्तनों का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि भारत यात्रा में उन्हें ये देखने का अवसर मिलेगा कि कैसे डिजिटल तकनीकी नवाचार ने इन बदलावों को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में सतत विकास को आगे बढ़ाने में सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण के महत्व को भी उजागर करेगी। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के महासचिव नूरलान यरमेकबयोव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। दिल्ली पहुंच चुके महासचिव नूरलान आज से 7 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान नूरलान साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो भारतीय विश्व मामलों की परिषद को भी संबोधित करने वाले हैं। अपने आगमन पर वो राजघाट पर बापू को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इससे पहले 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में 23वीं SCO परिषद की शासन अध्यक्षों की बैठक के दौरान भारत के योगदान को उजागर करने वाले 8 परिणाम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। खबर तेलंगाना से, जहां किए गए जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आज विधानसभा की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जातिगत सर्वेक्षण पर चर्चा होगी। SC वर्गीकरण पर अंतिम निर्णय लेने के बाद आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इससे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर नियुक्त न्यायिक आयोग ने कल इस मुद्दे पर कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी सिफारिशों के साथ राज्य के नागरिक आपूर्ति और सिंचाई मंत्री N उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली उप समिति को अपनी रिपोर्ट पेश की है। राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46% से ज्यादा है, जो राज्य की कुल 3 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। जनसंख्या को प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यहाँ पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति 17.43%, अनुसूचित जनजाति 10.45%, मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग 10% और अन्य जातियां 13.31%, मुसलमानों में पिछड़ी जातियां 2.48% हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां 12 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 12 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द करने के संबंधित एक नए मामले को खारिज कर दिया। बताया गया कि OBC प्रमाण पत्र रद्द करने का मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में इस संबंध में एक नया मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को OBC प्रमाण पत्र को लेकर दायर हुए मामले को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने कहा कि OBC प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 23वां दिन है।
कल वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के मौके पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक कुल 37,54,00,000 श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान स्नान कर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगमनोज, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। बूढ़ा नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 2,750 सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे और पार्किंग से वो शटल बस से या फिर पैदल घाटों तक पहुंच पाएंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों और साधु संत महात्माओं और कल्पवासियों के सुगम आवागमन और सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरा मेला क्षेत्र जो है उसमें विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण स्थलों, हर चौराहे, तिराहे, पांटून पुलों, अखाड़ों के मार्गों और स्नान घाटों पर विशेष सुरक्षा है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया संसद में कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में धार्मिक पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 2020 के 60 लाख से बढ़कर 2024 में 16 करोड़ से ज्यादा हुई। पिछले साल 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। देश की प्रगति के तीसरे इंजन विकास में निवेश के तहत बजट में लोगों में निवेश की बात कही गई। इसके तहत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापनाएं, जीवन रक्षक दवाओं के सीमा शुल्क में छूट के साथ ही मेडिकल शिक्षा में सीट का बढ़ावा देने जैसे प्रावधान हैं। वहीं मेडिकल टूरिज्म के लिए भी वीज़ा में आसानी से देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए हेल्थ सेक्टर से जुड़ी बजट पर ये खास रिपोर्ट। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण और दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में विशेष रूप से कहा गया है कि औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। बजट में 13 नए रोगी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। देश में स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। बजट में क्षमता निर्माण और वीजा नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है। इससे मेडिकल टूरिज्म के लिए आसानी से वीजा मिलेगा और देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और क्योंकि हम सोशल सेक्टर पर बजट की बात कर रहे हैं, ऐसे में बजट 2025 में ग्रामीण युवाओं और छोटे किसानों पर फोकस करते हुए इसे पेश किया गया। बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के साथ साथ कैसे घरेलू फ्रंट पर संवेदनाओं को मजबूत करेगा और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएगा। यानी ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम का प्रावधान इस बजट में किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए, आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जो आवंटन हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 5.75% ज्यादा है। इस बजट को ग्रामीणों के विकास का रोड मैप माना जा रहा है। बजट 2025-26 में ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे ग्रामीण आर्थिक ढांचा और मजबूत होगा। बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,88,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 58% ज्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। वहीं मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी घोषणा की गई है। इससे पब्लिक सेक्टर के बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण जरूरतों के लिए फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत ऋण लेने में भी सुविधा होगी। ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। राज्यों की सहभागिता के साथ पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों में इसे शुरू किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, युवा किसानों और भूमिहीन लोगों को लाभ होगा और खेती पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इसके जरिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात पुस्तकों से जुड़ी हुई। इस वक्त राजधानी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री की ताकत को बताती हुई पुस्तक पीएम पावर का लोकार्पण किया गया। मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में पहुंचे फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को देखने वालों की भीड़ लगी रही। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हर दिन काफी संख्या में पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। लेखक अमित कुमार और ऋतु श्रीवास्तव द्वारा लिखित पीएम पावर पुस्तक का भी मेले में लोकार्पण किया गया। पीएम पावर पुस्तक को 17 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्री की शक्ति को दुनिया में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई पीएम बताया गया है। ये किताब भारत के प्रधानमंत्रियों के ऊपर है। इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के काम किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है, 370 को लेकर काम किया है, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। और मैंने ये भी बताया है इस किताब के माध्यम से कि भारत का जो प्रधानमंत्री हो वो सबसे पावरफुल है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारा भारत का है और इनके जो फैसले होते हैं देश को आगे ले जाने वाले होते हैं। इस विश्व पुस्तक मेले में वैसे तो तमाम विषयों और भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकाशकों के पास कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अपनी इंडिया की पब्लिक भी बहुत आ रही है एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत हैं। इस बारी लास्ट फ्यू ईयर से आई थिंक इस बारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बेटर है। उनका इंतज़ाम भी बेटर हुआ इन टर्म्स ऑफ सेमिनार्स, सेशंस, एवरीथिंग। एंड बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरीके से काफ़ी इंडियन पब्लिश्ड बुक्स को पसंद कर रही हैं एंड दे वांट टू एक्चुअली टेक इट अब्रॉड। पुस्तक मेले के थीम पवेलियन में ही भारत लिटरेचर फेस्टिवल के तहत चर्चाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भी विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसे देखने मेले में काफी भीड़ भी उमड़ी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। किसानों की आमदनी बेहतर हो और किसान समृद्ध जीवन जी सकें, केंद्र सरकार की शुरू से यही कोशिश रही और इसी प्रयास में केंद्र सरकार की एक पहल है एकीकृत
खेती प्रणाली। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की मंजू कश्यप खेती की इस प्रणाली से हर साल लाखों रुपए कमा रही हैं और इसके साथ दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। अपने तालाब में मछलियों के लिए चारा उपलब्ध करवाती ये महिला किसान मंजू कश्यप हैं। गाजियाबाद में फार्म लेडी के नाम से मशहूर मंजू कश्यप इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती का पर्यायवाची बन गई हैं। खेती की इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर वो हर साल लाखों रुपए कमा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली और मछली पालन के लिए सराही जाने वाली फार्म लेडी मंजू का प्रयास है कि वो खेती का नया मॉडल स्थापित कर सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान कम संसाधनों में भी विभिन्न प्रकार की खेती कर अपने आय के कई साधन स्थापित कर सकें। देखिए मेरा इसको करने का एक उद्देश्य है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास ये तालाब है, तो मेरा एक तालाब को जो मछली पालन करने वाले फार्मर्स हैं उनकी एक सोच बदलनी है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि मछली की जो अगर खेती हम करते हैं तो बड़ी कच्ची फसल है वो मुझे उनकी सोच बदलनी है, क्योंकि उनका ये कहना भी है कि हम ये खेती करीब साल भर में ले सकते हैं या फिर 8 महीने में निकलती है, लेकिन अगर हम साथ में ये चीज़ें भी करें तो हम महीने में भी या फिर 2 महीने में या फिर 2-2.5 महीने में हम ये कुछ ना कुछ इसमें से आमदनी ले सकते हैं। मंजू कश्यप केंद्र सरकार की स्कीमों का लाभ भी उठा रही हैं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक मत्स्य संपदा योजना के तहत मेरे को एक 10 लाख की योजना पास हुई है, जिसमें कि एक्वेरियम बनते हैं, रंगीन मछली की है, और उसमें महिला को 60% सब्सिडी मिली है, वो कि मुझे 6 लाख मेरे एक नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिले हैं। किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार अंतरा फसलीकरण खेती पर जोर देते हैं। सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि श्रीमती मंजू कश्यप ने महिला होते हुए इतना संघर्ष और इतना अच्छा विकसित मॉडल किया है और अपने आय में इजाफा कर रही हैं, तो सभी किसान भाई भी अपनी आय दोगुनी करने के लिए, जैसे कि हमारे पीएम माननीय मोदी जी कहते हैं कि किसान भाइयों को अपनी आय दोगुनी करनी चाहिए, वो एकीकृत खेती पद्धति मॉडल अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। एकीकृत खेती किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल तथा सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी इत्यादि को इस प्रकार से समेकित करना है कि वो एक दूसरे के पूरक हो जाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। इससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होती है और साथ ही रोजगार भी मिलता है। जिस तरह से खेती कर रही हैं एकीकृत खेती, इसमें कई चीज़ें एक ही जगह पे लगाई जाती हैं, इससे इनको काफ़ी लाभ हो रहा है और ये सरकार की जो भी स्कीमें हैं उसका भी फ़ायदा उठा रही हैं। कैमरामैन मोहित ओइके के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़ गाजियाबाद। और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कांगड़ा जिले का पर्यावरण गिद्धों को खूब रास आ रहा है। वन्य प्राणी विभाग की ओर से पिछले 5 वर्ष में किए गए सर्वे में कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1400 के करीब गिद्ध और 600 के करीब गिद्धों के नए घोंसले मिले। डीएफओ ने कहा कि गिद्धों की संख्या कांगड़ा जिले में बढ़ रही है, जो कि सुखद बात है। उन्होंने ये भी कहा कि कांगड़ा जिले को जल्द ही वल्चर सेफ जोन घोषित करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया को प्रपोजल भेजा गया और मंजूरी मिलते ही कांगड़ा जिला को वल्चर सेफ जोन घोषित कर दिया जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने एक फिनोमेनन नोटिस किया, इट इज अ वल्चर सेफ जोन। पिछले 3-4 साल में हम उसमें स्टडी कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली इसमें जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन वल्चर्स, वो पर्टिकुलरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को फोकस करके, जिसमें अभी रिसेंटली जो उसमें डेटा हम लोग को मिला, जिसमें मोर देन 1400 वल्चर्स हैज बीन रिकॉर्डेड और 500 and 600 से ज्यादा और नेस्टिंग साइट्स हमको मिला। एंड हम भी मतलब एवरी ईयर जो है वल्चर का सर्वे करते हैं, जिसमें हमने काफी वल्चर का पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया। वल्चर कंजर्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हम सोच रहे हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक वल्चर सेफ जोन डिक्लेयर करने के लिए, जिसका प्रपोजल हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मांगा है और जैसे वो रिपोर्ट और प्रपोजल आएगा, वी लुक टू डिक्लेयर कांगड़ा एज अ वल्चर सेफ जोन। सो बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म अब घोषित हो गए हैं।
अब यहाँ भीख लेने वाले और देने वालों पर FIR दर्ज होगी। भोपाल कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत भोपाल जिले के अंदर किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। भोपाल जिला कलेक्टर और नगर निगम ने बाकायदा ऐसे भिक्षुओं के लिए रैन बसेरे भी आरक्षित कर दिए हैं। महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम की बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। पुणे में 5 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमण संदिग्धों की संख्या बढ़कर 163 पहुंची। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिकारी ने ये बताया कि राज्य में इस बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 127 लोगों में JBS की पुष्टि हुई, जिनमें पुणे शहर में 32, पुणे नगर निगम क्षेत्र में जोड़े गए नए गांव में 86, पिंपरी चिंचवाड़ में 18, पुणे ग्रामीण में 19 और अन्य जिलों में 8 मामले शामिल हैं। आज विश्व कैंसर दिवस है। आज का दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 सन में हुई थी। इसकी शुरुआत यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने की, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैंसर आज दुनिया भर में मौत के बड़े कारणों में से एक है और इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य न केवल लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, बल्कि इसके बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए मिले जुले प्रयासों को बढ़ावा देना भी। क्योंकि आज विश्व कैंसर दिवस है और इस दिन खास तौर पर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का कार्य करना जरूरी है। इसी क्रम में कैंसर की बीमारी से जंग जीत चुकी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने लोगों से इस बीमारी के प्रति सजग रहने और कैंसर हो जाने के समय पर सही इलाज करने की सलाह दी। आइए आपको सुनवाते हैं। Today on World Cancer Day, I want to talk about a harsh reality. Cancer affects millions of lives every year, and late detection often makes treatment a daunting challenge. Early detection is crucial in the fight against cancer, but for many, access to quality healthcare has been a significant barrier. That's why initiatives like Ayushman Bharat are game changers. By providing accessible and affordable healthcare, countless families can now seek timely cancer treatment and, crucially important, early detection. The impact is real. Financial barriers are being broken and people are gaining the confidence to fight cancer. Let's continue to raise our voices for better cancer care and strive for a healthier tomorrow. Together, we can make a difference. और इसके साथ ही निर्देशक और कैंसर सर्वाइवर ताहिरा कश्यप ने भी विश्व कैंसर दिवस पर आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी पहल की सराहना की और कहा कि इस योजना से लोगों को समय पर कैंसर का इलाज जो है वो सुलभ करवाया जा रहा है, सुनिश्चित हो रहा है। World Cancer Day, I want to commend the Ayushman Bharat and PMJ initiative for making timely cancer treatment accessible to so many, regardless of their financial background. Cancer is a journey that really does test your strength, resilience, and faith. Early diagnosis and affordable treatment is, however, key to survival, and thanks to such government schemes, millions can now hope for a better future. Let's continue to support one another and raise awareness about early breast cancer detection, because together we can beat cancer. लगातार हम बजट पर कर रहे हैं चर्चा और बजट के पोस्ट एनालिसिस में अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो इस बार के बजट में कई तरह के ऐलान किए गए। 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया। रिन्यूएबल्स पर फोकस कायम है। सोलर सेल्स की अगर बात की जाए या फिर इलेक्ट्रोलाइजर्स की या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज की, इसके उचित इकोसिस्टम बनाने पर इस बार के बजट में फोकस है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए एलोकेशन को बढ़ाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए कैपेक्स 10% से बढ़ाकर 218 बिलियन किया गया है। देखिए पावर सेक्टर से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। 2025 के बजट में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। बजट में देश में लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी के तहत न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दिया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र के लिए भारी भरकम 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता की बात करें तो सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में बिजली क्षेत्र के लिए आधार भार के रूप में कोयले की जगह ले सकता है। 20,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMR के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR चालू हो जाएंगे, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए न्योता दिया है। यही नहीं, निजी निवेशकों की सहूलियत के लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव करने के लिए भी तैयार है। 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ सक्रिय साझेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। The working with the private sector, developing and institutionalizing or operationalizing 5 SMRs in next 8 years, developing our own technology. Those of you who are on a large companies who have been supplying heavy industries and have been in that area on the energy field, how that partnership can happen, because without private sector taking a lead there, of course regulations will remain with the government in terms of the safety regulations, it won't be possible, and that is one technology which will remain constrained, it will not be available off the shelf ever. Government has shown a very, very big resolve to implement or that amend 2 key acts which are necessary to make it happen. Now it is for rest of us to make it happen that thereafter the structures are in place, private sector it steps up in saying that we will do the true partnership. सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, PM कुसुम और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। इसके अलावा PM कुसुम और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसानों और परिवारों के बीच सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी ला रही है। सरकार की प्रमुख पहलों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्य की ओर देश आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली के मौसम में सोमवार शाम से बदलाव देखने को मिला। रात में बूंदाबांदी के बाद आज सुबह भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। बात चेन्नई की, जहां सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते तापमान में भी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। कोहरे ने चेन्नई में सर्दियों जैसा माहौल बना दिया। कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। बात चीन की, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कोयला और LNG पर 15% टैरिफ लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने आज घोषणा की कि वो अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लागू कर रहा है। सरकार ने कहा कि वो कोयले और तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों पर 15% टैरिफ लागू करेगी। साथ ही कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़े विस्थापन वाली कारों पर 10% टैरिफ लागू करेगी। चीन ने कहा कि वो गूगल पर एंटी ट्रस्ट लॉ के उल्लंघन के संदेह में जांच करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए 10% टैरिफ आज से लागू होने वाले हैं। हालांकि ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने की योजना बनाई है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया श्विनबाम के साथ अलग अलग वार्ताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर शुल्क लगाए जाने के फैसले के क्रियान्वयन पर कम से कम 1 महीने के लिए रोक लगाने पर सहमति जताई। ट्रंप का ये फैसला मेक्सिको और कनाडा द्वारा सीमा संबंधी चिंताओं पर अधिक सहयोग का वायदा करने के साथ साथ सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने पर सहमति जताने के बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी समर्थन इस शर्त पर जारी रखने पर सहमत हुए हैं कि यूक्रेन अपनी धरती पर मिलने वाले दुर्लभ खनिज तत्वों तक अमेरिकी पहुंच को लेकर समझौता करे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को अपने यूरोपीय सहयोगियों की तुलना में कहीं अधिक सैन्य और
आर्थिक सहायता भेजी है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि उन्हें यूक्रेन की सरकार से ये संदेश मिला कि वो आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी वाली अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण तत्वों तक अमेरिका को पहुंच प्रदान करने के संबंधी एक समझौते को तैयार है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो युद्ध को तेजी से समाप्त करेंगे और इसके लिए बातचीत जारी है। अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन प्रवासियों को भारत भेज रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो ये जानकारी अमेरिका के एक ऑफिसर ने दी। राष्ट्रपति ट्रंप अपने इमिग्रेशन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं, जिसमें अमेरिकी मेक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजना, प्रवासियों को देश से बाहर करने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का उपयोग करना और उन्हें ठहराने के लिए सैन्य अड्डे खोलना शामिल है। बताया जा रहा है कि C-17 विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। पेंटागन ने एल पासो, टेक्सास, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए 5,000 से ज़्यादा प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए फ्लाइट्स देना शुरू कर दिया। अब तक मिलिट्री प्लेन से प्रवासियों को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास तक पहुंचाया गया है। बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कल बेल्जियम के राजमहल में सम्राट फिलिप के समक्ष उनका शपथ समारोह हुआ। डी वेवर की सत्ताधारी गठबंधन में 5 दल शामिल हैं। नई सरकार के एजेंडे में बजट सुधार, प्रवासियों के संबंध में सख्त नीति और आर्थिक पुनर्गठन पर ध्यान देना शामिल है। हालांकि वेवर कैबिनेट में लैंगिक समानता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 15 सदस्यीय कैबिनेट में केवल 3 महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार पर बेल्जियम की भाषाई और राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की भी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार्ट डी वेवर को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत बेल्जियम संबंधों को और मजबूत करने और वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर तत्पर हूं। आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3.764 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। इस तरह वो संयुक्त राष्ट्र को उसके नियमित बजट का पूरा समय पर भुगतान करने वाले 35 सदस्य देशों की सूची में शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक 35 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र वित्तीय विनियमों में निर्दिष्ट 30 दिवसीय नियत अवधि के भीतर अपने नियमित बजट मूल्यांकन का पूरा भुगतान कर दिया। भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में 3.764 करोड़ रुपए जो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से हैं उसका योगदान दिया और उसने 31 जनवरी 2025 को भुगतान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने और जो उनके प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक, उन्होंने कल दैनिक संवाददाता सम्मेलन में उन देशों का नाम बताते हुए कहा कि भारत ने अपने मित्रों का आभार जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने अमेरिका से किसी भी राष्ट्रीयता के निर्वासितों के साथ साथ हिंसक अमेरिकी अपराधियों को भी स्वीकार करने की पेशकश की। रूबियो ने बताया कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने दुनिया में सबसे अप्रत्याशित असाधारण प्रवासी समझौते पर सहमति व्यक्त की है। रूबियो कल अल साल्वाडोर पहुंचे थे ताकि वो यहाँ की सरकार पर आव्रजन के खिलाफ कार्रवाई करने समेत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की मांगों को पूरा करने का दबाव बना सकें। बात करते हैं अब खेल जगत की। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम वापस लौट आई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत किया गया। भारत ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। निकी प्रसाद की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कई उभरते हुए खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आज देश में विभिन्न स्तरों पर आयोजित हो रही प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा हुआ है और यही बात आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास का प्रमाण भी है। पेश है हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट। आज देश में खेलों को विकास और युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय में भारतीय खिलाड़ियों का असाधारण प्रदर्शन इसकी भानगी देता है। देश खेल में बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। खेल प्रतिभा पूल को मजबूत किया जा रहा है, जिसका असर है देश वैश्विक मंच पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
पिछले कुछ समय के दरमियान देश में खेल का वातावरण पूरी तरह से बदला है। खेल को लेकर सोच में बदलाव आया है, जिसने पूरे परिदृश्य को एक नया आकार दिया है। स्पोर्ट्स का एक कल्चर, एक मूवमेंट के रूप देने के लिए बहुत सारा मैचेस, कॉम्पिटिशन्स कराना जरूरी है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी कर रहा है। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इतना गेम्स हर साल होते रहता है, जो एक एक खिलाड़ी को मौका देता है कि कॉम्पिटिटिव के मैचेस खेलने का और मैच प्रेशर कैसे हैंडल करना है और ओपोनेंट को समझने का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मुताबिक आज जमीनी स्तर पर उन्हें ज्यादा एक्सपोजर भी मिल रहा है और अपने फिटनेस तथा वैज्ञानिक तरीके से तैयारी को अंजाम देने का मंच भी प्राप्त है। देखिए, अभी बहुत चेंज हो गया है स्पोर्ट्स, मतलब हम लोग जब करते थे और अभी का पूरा चेंज हो गया है। जब से खेलो इंडिया आया है, गांव के बच्चे लोगों को फिर बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रहा है। ऐसे नहीं कि खाली प्लेयर्स को ही है, उसके लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत बढ़ गई है। बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण समर्थन, कोचों की नियुक्ति, कोचों के प्रशिक्षण और पहचाने गए एथलीटों को छात्रवृत्ति जैसे कदमों ने खेल के रूप को विस्तार दिया है। तो ये विकास की एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो लगातार जारी है और अच्छी बात यह है कि इसमें हर तरीके से नए स्तंभ जुड़ते जा रहे हैं, जो न सिर्फ खेल ढांचे को मजबूती दे रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मनोबल को भी ऊंचा रख रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में वुशु से उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले एचोम तपस मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड में आकर उन्होंने न केवल अपनी इस प्रतिभा को तराशा बल्कि राज्य के लिए पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। एचोम तपस से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल वुशु से मिला है, जिसे दिलाया है अचोम तपस ने, जिस वक्त हमारे साथ है। तपस, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए वुशु से गोल्ड मेडल को लेकर आना? मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि इतना बड़ा गेम होस्ट करा है। इसमें अगर मैं मिस्टेक भी हुआ ना मिस्टेक हुआ, इसके लिए सोच के मेरे को बहुत प्रेशर हुआ। और ऊपर से थैंकफुली फॉर एवरीवन हु केम हियर, उन लोग की सपोर्ट की वजह से, उन लोग की मोटिव की वजह से, जितना भी प्लेयर्स है उन लोग की सपोर्ट की वजह से मैं बहुत परफॉर्म अच्छे से कर पाया। इसलिए अच्छा, आप रहने वाले मणिपुर के हैं और यहाँ पर उत्तराखंड से आए, उत्तराखंड में आए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आपकी कैसे आप वुशु से जुड़े और ये आपकी यात्रा किस तरह की रही? मैं बचपन में मार्शल आर्ट बहुत पसंद करता था, तो टीवी में जैकी चैन, आप सभी लोग की जानते होंगे, सुपरस्टार मार्शल आर्टिस्ट, तो उन लोग को मूवी देख देख के मेरे को वुशु का इंस्पिरेशन होने लगा। तो आफ्टर दैट मैंने वुशु के बारे में रिसर्च करने लगा नेट में, सोशल मीडिया वगैरह में। तो उसके बाद मेरे को मणिपुर में एकेडमी, वुशु के एकेडमी को ज्वाइन करके शुरू किया मैंने वुशु के अपना जर्नी। उत्तराखंड में आप क्योंकि पिछले 1 साल से रह रहे हैं, तो वुशु जो खेल है वो कितना डेवलप हुआ है इस पूरे रीजन में? वुशु जब से लास्ट ईयर से मैं रह रहा हूँ, तब से मैंने नोटिस किया कि वुशु पहले से तो बहुत डेवलप हो गया है उत्तराखंड। लास्ट ईयर, पास्ट 2 ईयर से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। और आप भी पता होंगे कितना सारा तालु प्लेयर, तालु एथलीट और इवन सांदा मेडल जीत रहा है। आप क्योंकि मणिपुर से भी आते हैं, तो रोशुबिना देवी जो है बड़ा नाम है वहाँ पे, तो वो भी क्या आपके लिए कोई इंस्पिरेशन रही? हाँ, रोशुबिना दीदी हम खुद एक साथ प्रैक्टिस करता था अपने होम स्टेट में ही, तो बहुत दीदी लोग को भी देख के बहुत मोटिव मिलता है कि हाँ, दीदी लोग ऐसा बड़ा कंपटीशन में मेडल जीत पा रहा है करके। तो हम भी उन लोग को ही देख के अपने और कमिंग कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन में और मेडल जीतने की इंस्पिरेशन मिलता है। आगे क्या टारगेट? मेरा अभी टारगेट है बस जस्ट एज ऑफ नाउ मैं अभी प्रेजेंट के लिए एंजॉय कर रहा हूँ, जस्ट लिविंग द मोमेंट, एंड जो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है आई विल वर्क फॉर दैट। या अभी के लिए तो वाकई फ्यूचर प्लानिंग कुछ ना कुछ है, लेकिन उसको खुलासा नहीं करना चाहते। अभी के लिए फिलहाल वो इस मेडल को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और अब बात वेट लिफ्टिंग की। अपने लगातार 30वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाली पंजाब की वेट लिफ्टर
हरजिंदर कौर अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश है। हरजिंदर ने 71 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में रजत पदक हासिल किया। हरजिंदर साल 2022 में आयोजित हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता है। हरजिंदर के मुताबिक राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। पंजाब की हरजिंदर कौर भारोत्तोलक इस वक्त हमारे साथ है। हरजिंदर, कितनी बड़ी सफलता अपने लिए मानती हैं, क्योंकि लगातार ये तीसरा राष्ट्रीय खेल है जिसमें आपके खाते में मेडल आया है? लास्ट ईयर सर मैं नेशनल गेम्स चैंपियन थी और इस बार अभी उम्मीद थी मुझे, क्योंकि मैं नेशनल में चैंपियन रह चुकी, रिकॉर्ड किया था नेशनल में, और मुझे उम्मीद थी कि मैं नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतूंगी। पर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और बॉडी भी आज सही नहीं थी। कई दिन ऐसा होता है कि हमारा हार्ड लक होता है कि हमारा नहीं होता, इसीलिए। बिल्कुल, आप पंजाब से आती हैं, लेकिन ये उत्तराखंड में ये गेम्स जो हैं वो आयोजित हो रहे हैं, पहली बार आयोजित भी हो रहे हैं, तो यहाँ की क्लाइमेट और क्योंकि कहा जाता है कि प्लेयर्स के कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी कुछ है यहाँ पे, आपको अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, मतलब जो हमें क्लाइमेट, जो वेदर हमें चाहिए था, मतलब वो सब सही है यहाँ पे, कि ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, मतलब सही है सब कुछ। हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर उत्तराखंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो एशियन गेम्स को लेकर के कोई टारगेट किस तरह का रख के चल रही हैं? फिलहाल तो सर मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेने का ही टारगेट है और कोशिश करेंगे, अगर उसमें गोल्ड मेडल लेने का टारगेट है तो एशियन गेम्स में भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करें, मेडल लेके आएँ। वेट लिफ्टिंग में किस तरह का, मतलब एक ढांचा जो है वो किस तरह का देखती हैं? अभी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है वेट लिफ्टिंग में खासतौर से? पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है वेट लिफ्टिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो वेट लिफ्टर्स की है, बहुत आगे बढ़ा है। ऐसे ही अगर ऐसे ही हमारी फेडरेशन सपोर्ट करती रही तो ऐसे ही वेट लिफ्टिंग आगे बढ़ेगी। तो ये है हरजिंदर कौर, जिनका कहना है कि काफ़ी कुछ जो है वो बदला है, देश में खेल का माहौल बदला है, देश में खेल को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कहना चाहती हैं कि उनके लिए ये मेडल जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही मेडल जो है वो आगे चल करके उनको इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए कहीं ना कहीं बूस्ट अप करेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। और दिल्ली चुनाव से पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के लिए मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से जुड़े चुनाव कल हैं, कल वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले आप पार्टी के लिए यह खबर बुरी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले ही आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कि भाई उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है, और इसी मुतालिक उन पर ये दिल्ली चुनाव के पहले एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे लगातार अपडेट्स आते रहेंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अगर हम देखें तो सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के जो बेटे हैं उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप हुआ, लेकिन गोविंदपुरम थाने में आतिशी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज की। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि मतदान से ठीक पहले उन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, वो थम गया था, लेकिन देर रात तक आप पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो कई जगहों पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए, और इसी वजह से गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा जो कई सीट्स थी जहां पर प्रचार हो रहा था वो आतिशी की सीट कालका जी पर देखने में सामने आया। तो आप पर ये एक और मुसीबत, जहां आतिशी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।